सॉलिड स्टेट। और हमने ठोस के विलक्षण, ठोस के जो गुण थे वो पढ़ लिए थे, और ये भी हमें क्लियर हो गया था कि हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के सॉलिड होते हैं जो हमने बात की थी। एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों पर हम बात कर रहे थे। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बच्चों हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। इसके नाम से ही देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो देखो एमोर्फस अपने एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है संरचना समान नहीं होती। तो यही समझ लीजिए क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होता है, पहली चीज कि जिसकी निश्चित त्रिविमीय, निश्चित, इस पे मैंने परसों पिछले में भी थोड़ा बात की थी, निश्चित त्रिविमीय संरचना होती है, निश्चित त्रिविमीय संरचना होती है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें जो त्रिविमीय संरचना होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, पहली चीज हो गई। जो मैंने बात की थी ना कि हम जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो त्रिविमीय संरचना बनती है तो उसकी आती है, निश्चित होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें त्रिविमीय संरचना क्या होती है, बिल्कुल अनिश्चित होती है। गलनांक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने बात की थी, गलनांक। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, ये बात हुई थी, इसके गलनांक निश्चित होते हैं और इसके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों में इसमें क्लियर कर लूं, कैसे आप इसको क्लियर करेंगे। यहां तक मेरी पिछले टॉपिक पर बात हो गई थी कि गलनांक निश्चित होते हैं और इसके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इट मीन मैं ये सीधे समझ लो कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होंगे वो एक निश्चित ताप पर ही जो है क्या करेंगे, पिघलेंगे, और ये किसी भी ताप पर पिघलना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, अगर हम इनको काटें, अगर चाकू से हम इन सॉलिड्स को काटते हैं तो काटने पर ये कह रहा है, ये काटने पर जो क्रिस्टलीय ठोस है ये समतल दो बराबर टुकड़ों में कटता है, दो बराबर टुकड़ों में कटता है। ये समतल दो बराबर टुकड़ों में कटता है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है वो असमान, काटने पर क्या होता है, वो असमान दो टुकड़ों में विभक्त होता है, असमान दो टुकड़ों में विभक्त होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, बेटा मैं इसको समान दो बराबर टुकड़ों का मैं एक उदाहरण दूं। माना मैं इनको, देख लीजिए यहीं पर समझ लीजिए क्या है ये चीज। माना मैं इनको अवयवी कण मानूं, 1 2 3, ये माना किसी तत्व के अवयवी कण है, निश्चित क्रम में है। इससे दो चीजें हम क्लियर करेंगे अभी, आप लोग समझो। माना ये देखो, मैं कह रहा हूं निश्चित क्रम है, हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन ठोस है जिसको हम कह रहे हैं एक निश्चित क्रम है इसका। देखिए माना इसको मैं मान लो Na पॉजिटिव और Cl माइनस, माना ये है, तो देखो ये पूरा क्रम ऐसा चलता रहेगा, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस। अब बात कर रहा हूं समतल दो बराबर टुकड़ों में। देखो अगर हम इसको इस ढंग से काटते हैं, यहां देखिए अगर हमने इसको इस ढंग से काट दिया तो देख लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरफ भी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरफ भी समान है। तो जब हम इसको अगर चाकू से किसी से काटेंगे तो ये क्या होगा, एक समान तल पे, ये देखो दो समान तल कट रहे हैं। और इसका एक अगला देखो, अगर आपने नोट कर दिया हो तो इसमें एक अगला, इसका जो मुख्य करैक्टर है, इसमें कहा जाता है निश्चित हो गया। इसमें कहते हैं कि इसकी जो है ये विषमदैशिक होता है और ये समदैशिक। थोड़ा इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि विषमदैशिक और समदैशिक क्या चीज हुई। हम कह रहे हैं क्रिस्टलीय सॉलिड विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है,
और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। ऐसा क्यों होता है? विषमदैशिक और समदैशिक, और एक इसी से एक रिलेटेड है कि हमने कहा कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ये तीनों चीज क्लियर हो जाएंगी इसी से कि क्या हमारे पास क्या विषमदैशिक है, विषमदैशिक क्या चीज है, समदैशिक क्या चीज है, दीर्घ परासी क्या चीज है और लघु परासी क्या चीज है। तो देखो बच्चों, ये क्लियर है कि अगर हम, आप यहां पर देख लो, हम कह रहे हैं कि ये विषमदैशिक है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर अलग अलग पर जब हम इसको काटेंगे तो इसके किसी भी अक्ष पर, अलग अलग अक्ष पर अलग अलग भौतिक मान आएंगे। और यहां पर जो समदैशिक की बात करें, क्योंकि इसमें लघु परासी और दीर्घ परासी की व्यवस्था करें, हम यहां पर कह रहे हैं देखो ये बहुत लंबे समय तक एक निश्चित पैटर्न पे चल रहा है। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होता है वो बहुत लंबी, उसके जो अणुओं की संरचना है बहुत लंबे दीर्घ परासी नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, वो थोड़ा सा समय तक उसके एक निश्चित क्रम होगा, फिर वो क्रम अव्यवस्थित हो जाता है। तो देखो दीर्घ परासी का सेंस है कि जहां पर एक निश्चित क्रम चलता रहेगा, जो मैं कह रहा हूं अवयवी कणों की पुनरावृत्ति के फल जो त्रिविमीय संरचना बनेगी उसका एक क्रम जो होगा वो बहुत लंबा होगा या बड़ा दीर्घ रूप में होगा। और इसका लघु रूप मीन्स जो निश्चित क्रम है वो बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो जहां पर पैटर्न बिल्कुल निश्चित त्रिविमीय संरचना होगी उसको हम दीर्घ परासी कहेंगे, और जहां पर पैटर्न बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं होगा, थोड़ा सा पैटर्न होगा फिर वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, उस प्रकार की व्यवस्था को हम कैसी व्यवस्था कहते हैं? लघु परासी। तो क्लियर हो जाना चाहिए विषमदैशिक समदैशिक क्या चीज है और दीर्घ परासी और लघु परासी क्या चीज। दीर्घ परासी के लिए हम कह रहे हैं माना ये NaCl का है तो इस स्ट्रक्चर में पूरा NaCl ही होगा। और उसके अगला हम कह रहे हैं कि इसका गलन ऊष्मा नियत होती है, इसकी गलन ऊष्मा क्या होती है? नियत होती है, जबकि इसकी गलन ऊष्मा नियत नहीं होती है, इसकी गलन ऊष्मा नियत नहीं होती है, गलन ऊष्मा नियत नहीं होती है। और अगली चीज है बच्चों, इसमें जो अगली चीज है, मैंने कहा कि विषमदैशिक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, इससे आगे हमने पिछले टॉपिक में बात कर ली थी। विषमदैशिक होता है, दीर्घ परासी होता है, गलन नियत निश्चित होता है, इसका एक निश्चित का मतलब एक निश्चित ताप पर ही ये क्या होगा? गलना शुरू होगा या पिघलना शुरू होगा। और जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनका जो गलन ऊष्मा वो निश्चित नहीं होती है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर पा करके धीरे धीरे। और वो एक मुख्य अंतर भी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें तरलता नहीं पाई जाती है, और जो अक्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है, जो एमोर्फस सॉलिड है इसमें क्या होती है? तरलता पाई जाती है। और तरलता पाने का कारण क्या है कि इसकी गलन ऊष्मा नियत नहीं होती है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस हमेशा वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस हमेशा आभासी ठोस, या हम इसको अतिशीतलित ठोस भी कहते हैं, अतिशीतलित ठोस भी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम तीन चीजों को क्लियर कर गए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर। तो पहला अंतर हो गया, इसमें निश्चित ज्यामिति होती है, इसमें अनिश्चित अवयवी कणों की अनिश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप ज्यामिति प्राप्त होती है। विषमदैशिक होता है, ये समदैशिक होता है। दीर्घ परासी, लघु परासी, गलन ऊष्मा नियत होती है, इसकी गलन ऊष्मा नियत नहीं होती है। ये वास्तविक ठोस होता है और ये आभासी ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, प्लास्टिक, कांच, ये सारे क्या है हमारे पास? अक्रिस्टलीय ठोस है। और जितनी भी धातुएं हैं हमारे पास, अधिकांश धातुएं अधातुएं सारी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसके बाद हमारे पास अगली बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बच्चों तुम सभी लोग इस चार्ट को मेरे साथ बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा आसानी होगी इसमें। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं पहली चीज लिख रहा हूं कि ठोस के प्रकार,
लिख रहा हूं मैं दूसरा लक्षण इसमें क्या है, अवयवी कण क्या क्या होते हैं, अवयवी कण। ठीक है बच्चों, ठोस के प्रकार हो गया, अवयवी कण हो गया, इनकी बंधन सामर्थ्य क्या होती है इसमें, क्या कौन कौन से बंध इसमें जुड़े होते हैं, बंधन सामर्थ्य क्या है, उदाहरण, इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, जो क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, चालकता, विद्युत के प्रति इनकी चालकता क्या होती है, और गलनांक, चालकता और गलनांक, इतने कैरेक्टरिस्टिक पर हम ठोस क्रिस्टलाइन ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे साथ सब लोग बनाएंगे। ठोस के प्रकार, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हम जब करें तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं वो हम भी क्लियर करेंगे। अवयवी कण, बंधन सामर्थ्य, इसके उदाहरण क्या क्या है, भौतिक अवस्था, चालकता और गलनांक, इतने चीजों पर। तो देखिए पहले जो ठोस है हमारे पास, पहला ठोस होता है हमारे पास आणविक ठोस। क्रिस्टलाइन ठोस में जो पहला ठोस है वो कैसा ठोस है, आणविक ठोस। और इस आणविक ठोस के भी 3 पार्ट्स होते हैं बेटा बच्चों, 3 पार्ट्स। पहला होता है अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है हमारे पास ध्रुवीय ठोस, और तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन आबंध ठोस, हाइड्रोजन बंध ठोस। क्रिस्टलाइन ठोस होंगे सारे, है ना, बंध ठोस थोड़ा तो देखो जो क्रिस्टलाइन तो पहले आणविक ठोस हो गया, अध्रुवीय ठोस हो गया, ध्रुवीय ठोस हो गया, और हाइड्रोजन बंध आबंध ठोस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो जब हम आणविक ठोस की बात कर रहे हैं अध्रुवीय ठोस में, तो इनके अवयवी कण, इसमें भी अणु होता है, इसमें भी अणु होते हैं अवयवी कण, और इसमें भी अणु होते हैं। अभी मेरे साथ सारे बच्चे बनाएंगे इसको, अवयवी कण होते हैं। और बंधन सामर्थ्य, देखिए बच्चों इसमें जो है, जब हम बंधन सामर्थ्य की बात कर रहे हैं तो देखो जो अध्रुवीय ठोस होते हैं इनमें दुर्बल वांडर बल पाया जाता है, दुर्बल वांडर बल पाया जाता है। तीसरे प्रकार के आणविक ठोस जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंध ठोस। ये तीनों किस प्रकार के ठोस हैं, आणविक ठोस। और इन तीनों में जो अवयवी कण हैं, वो तीनों में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, इन तीनों में अणु होते हैं। देखो इनमें तीनों में अवयवी कण अणु होते हैं, इसमें भी अणु अवयवी कण होगा, और इसमें भी अणु अवयवी कण होता है। और अब देखिए बेटा बंधन सामर्थ्य, जो बंधन, ये अध्रुवीय ठोस में जो बंधन सामर्थ्य है, हमने कहा था इसमें हमेशा दुर्बल वांडर बल होता है, दुर्बल वांडर बल, या इनमें लंदन बल पाया जाता है। 2 प्रकार का बल पाया जाता है किनमें, अध्रुवीय ठोस में। इनके उदाहरण बच्चों, सबसे अच्छे उदाहरण ArI2, H2 और CO2, इस प्रकार के जो ठोस हैं, ये सारे ठोस कैसे ठोस हैं, अध्रुवीय ठोस। कैसे ठोस हैं, सारे अध्रुवीय ठोस हैं। और इनकी जो भौतिक अवस्था है वो हमेशा क्या होती है, मुलायम होती है। इनकी जो भौतिक अवस्था है वो हमेशा सॉफ्ट ठोस होता है। और चालकता, ये सारे क्या होते हैं, कुचालक या अचालक, जिसको हम कहते हैं कुचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक है वो सर्वाधिक निम्न होता है, तो सर्वाधिक निम्न होता है इनका गलनांक। तो पहले प्रकार का देखो, हम ये क्रिस्टलाइन, अब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, एमोर्फस ठोस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हमने जब इसका क्लासिफिकेशन किया तो पहले प्रकार के क्रिस्टलाइन ठोस आणविक ठोस पाए जाते हैं। और इस आणविक ठोस के भी 3 प्रकार हैं।
पहला है अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन आबंध ठोस। अब देखो इनमें तीनों में अवयवी कण अणु होते हैं। और जब ध्रुवीय ठोस, तो ध्रुवीय ठोस में द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया होती, बंधन होता है, द्विध्रुव 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 अन्योन क्रिया होती है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया इसमें होती है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया इसमें ध्रुवीय ठोस में, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। और इसके उदाहरण हैं HCl और SO2। ये भी क्या होते हैं, मुलायम। भौतिक अवस्था क्या होती है इन सब ठोस की, मुलायम होती है। और चालकता, ये भी कुचालक होते हैं और इनका गलनांक भी क्या होता है, निम्न होता है। तो ये हमारे पास दूसरे प्रकार का क्या था, दूसरे प्रकार का आणविक ठोस। और तीसरा हाइड्रोजन आबंध ठोस। तो देखिए इसमें जो बंधन, जो इसमें जो बंधन सामर्थ्य होती है, बंधन कौन सा बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। और बच्चों इसमें एक बार और क्लियर कर लो कि हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, जब कोई ऋणात्मक तत्व अपने से भी, या हाइड्रोजन अपने से मोर रिएक्टिव तत्व से संयोग करता है तो हाइड्रोजन आबंध बनता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखो H2O, बर्फ। बर्फ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो बच्चों अब यहीं पर हाइड्रोजन H2O, बर्फ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये क्लियर है, बर्फ हमेशा क्या होती है, ठोस होती है। और विद्युत की भी क्या होती है, ये कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। और इसका जो गलनांक है वो भी क्या होता है, निम्न। ठीक हो गया। तो एक पहला, जो पहला ठोस है हमारे पास, पहला ठोस था हमारे पास आणविक ठोस। और आणविक ठोस के भी कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के ठोस हो गए, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। अब दूसरे प्रकार का जो ठोस है हमारे पास, वो है हमारे पास आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, जो दूसरे प्रकार का ठोस है हमारे पास वो है आयनिक ठोस। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। जब आयनिक ठोस है, देखो बच्चों जब ये आयनिक ठोस है तो अवयवी कण भी क्या होंगे, इसमें आयन होंगे। अवयवी कण भी क्या होंगे, इसमें आयन होंगे, इसमें अवयवी कण। और अब इसमें बंधन सामर्थ्य, जब ये आयनिक ठोस है तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक हो गया। और इसका उदाहरण देखो बच्चों, ये NaCl, MgO, KCl, ये सारे किसके उदाहरण हैं, आयनिक ठोस के। और ये आयनिक ठोस हमेशा क्या होते हैं, आयनिक ठोस हमेशा क्या होता है, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कभी भी हो कोई, जैसे मैं कह रहा हूं कि NaCl की बात कर रहा हूं मैं, NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तो हमेशा विद्युत का कुचालक होता है। या जितने भी आयनिक क्रिस्टलाइन आयनिक ठोस है वो सारे जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो विद्युत के नॉन कंडक्टर होंगे। बच्चों आयनिक, हम देखो दूसरे प्रकार की ठोस की बात कर रहे थे, आयनिक ठोस की। अब ये भी कण आयन होता है, बंधन सामर्थ्य, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या कूलाम बल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कूलाम बल यूज करते हैं। उदाहरण हो गए इसके NaCl, MgO और KCl। हमने अभी कहा कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सिर्फ जब गलित अवस्था में होते हैं तब ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जब ये गलित अवस्था में होते हैं तब ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इनकी जो गलन ऊष्मा है उच्च होती है। गलन ऊष्मा क्या होती है, इनकी उच्च होती है। तीसरे प्रकार का देखिए, पहले प्रकार का ठोस, दूसरे प्रकार का आयनिक, तीसरे प्रकार का ठोस होते हैं हमारे पास धात्विक ठोस। तीसरे प्रकार के जो हमारे पास ठोस होते हैं वो धात्विक ठोस होते हैं। इसमें एक चीज बहुत, अब इसमें अवयवी कण बेटा इसमें याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में धनायन बिखरे होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में धनायन होते हैं, धनायन
वितरित होते हैं, धनायन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में क्या होते हैं? धनायन होते हैं। ठीक हो गया। धात्विक ठोस में, और इसमें देखो कौन सा आबंध पाया जाता है? धात्विक आबंध, धात्विक आबंध या विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। देखो धात्विक ठोस जितनी भी धातुएं हैं, Fe, Cu, Ag, Mg, ये सारे किसके उदाहरण हैं? धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। और ये सबके सब कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और सबके सब विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और इनकी जो गलन ऊष्मा है सर्वाधिक उच्च होती है, सर्वाधिक उच्च होती है। और अंतिम प्रकार का जो ठोस हमारे पास है, वो अंतिम प्रकार का जो ठोस है, वो ठोस है हमारे पास सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक आबंध ठोस या सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस अंतिम प्रकार का होता है। और सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण हैं वो होते हैं परमाणु बंध, इनमें सहसंयोजक आबंध होता है। सहसंयोजक आबंध होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। और इनका जो सबसे मुख्य उदाहरण है SiO2, क्वार्ट्ज, SiC, ग्रेफाइट, हीरा, ये होते हैं। और ये सबके सब क्या होते हैं? सारे के सारे ये भी क्या होते हैं? सारे के सारे ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। और एक बात और याद रखना कि अधिकांश, हमने कहा सहसंयोजक ठोस सारे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके सारे कुचालक होते हैं? सिर्फ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, या एक ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और गलन ऊष्मा भी इनकी क्या होती है? उच्च होती है। तो इस प्रकार से बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हो गया क्लियर? एक बार मैं इसमें थोड़ा और क्लियर कर लेता हूं आप लोगों को। ये मुख्य रूप से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने परिभाषा, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड क्लियर हो गया था। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। ठोसों के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के ठोस होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस भी 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन आबंध ठोस। इन तीनों ठोस में, आणविक ठोस के जो तीनों प्रकार के ठोस हैं, इनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। जो अध्रुवीय ठोस है इसमें दुर्बल वांडर बल या लंदन बल पाया जाता है। जो ध्रुवीय ठोस होता है ध्रुव अन्योन क्रिया पाई जाती है। और जो हाइड्रोजन आबंध ठोस होता है इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। और इनके उदाहरण ये मैंने यहाँ पे लिख के आप दिए हैं आप सबको। ये सारे क्या होते हैं? जो देखो, जब हम अध्रुवीय ठोस की बात करते हैं तो मुलायम होता है, ये भी सब मुलायम होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन आबंध युक्त जो हमारी बर्फ बनती है क्या होती है? ठोस होती है। विद्युत के सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और सर्वाधिक निम्न इनका गलनांक होता है। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार का ठोस हमारे पास आयनिक ठोस, जिसका आयन होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल, इसमें जो क्या होता है? इसमें कूलाम बल बंधन सामर्थ्य होती है। ये NaCl, MgO, KCl। और याद रखना पड़े, जो आयनिक ठोस अवस्था में हमेशा कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में सुचालक होते हैं और गलनांक इनका उच्च होता है। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सागर में उपस्थित धनायन होते हैं, इसमें अवयवी कण। और धात्विक आबंध या वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। सभी धातुएं कैसे ठोस होंगी? धात्विक ठोस होंगी, कठोर होती हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं। और इनकी गलन ऊष्मा भी क्या होती है? उच्च होती है। और अंतिम प्रकार का ठोस हमारे पास सहसंयोजक ठोस, परमाणु अवयवी कण होता है, सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। क्वार्ट्ज और हीरा इसके उदाहरण है, कठोर होते हैं। ये अधिकांश सहसंयोजक आबंध विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट
सुचालक होता है। और कभी कभी इसमें एक प्रश्न भी आता है कि बेटा ग्रेफाइट क्यों सुचालक होता है, तो इसका क्लियर से उदाहरण है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या, देखो हमने कहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक, सहसंयोजक ठोस जो है विद्युत का सुचालक होता है। और अब अगले लेक्चर में बेटा हम आपसे बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में। धन्यवाद।